Not yet showing. Hopefully it will upload. Yes, it's uploading now. Yes, please. Can you see, please, HEC Journal Recognition System? Yes, we can see. It's sharing now. Thank you very much. Thank you very much. So let me start my talk from the website of HEC, and I'm going to talk a bit in Urdu, inshallah, to make it very easy and understandable and also informal, inshallah. Thank you, Dr. साहब, बहुत शुक्रिया. आपने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रेज किए हैं कि HGRS क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसमें गुड क्या है, बैड क्या है, इसमें फ्यूचर में क्या है और मेरे लिए इसमें क्या है. तो हम इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे. सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाऊंगा. हमारे दोस्त और लिसनर इस बात को जानते होंगे कि इस सिस्टम से पहले जो हमारे पास बेसिकली वो सिस्टम था, वो लोकल सिस्टम, जिसमें W जो कि इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स होते थे, X और Y और Z लोकल कैटेगरी के जर्नल होते थे. W कैटेगरी सिर्फ वो जर्नल होते थे जिनका इम्पैक्ट फैक्टर होता था, और X और Y लोकली रिकग्नाइज्ड जर्नल होते थे. जो लोकल पाकिस्तानी जर्नल होते थे उनको रिकग्निशन दी गई थी, और वो रिकग्निशन सिर्फ एक्सेप्टेबल था सोशल साइंसेज के लिए. साइंसेज के लिए वो कैटेगराइजेशन एक्सेप्टेबल नहीं थी. जो साइंस के जो फील्ड के लोग थे वो सिर्फ W कैटेगरी में ही पब्लिश कर सकते थे. तो हमारा मैं चूंकि एप्टा के प्लेटफॉर्म से भी एक्टिव हूँ, एप्टा का भी मेंबर हूँ और लोकल एसए का भी मेंबर हूँ, तो इन प्लेटफॉर्म से हमने HEC के साथ ये बात बारहा रेज की है, ये पॉइंट हमने रेज किए हैं कि चूंकि लोकल जर्नल्स X हूँ चाहे Y हूँ, वो सोशल साइंसेज में बहुत कम है, और हमारी फैकल्टी उस फैकल्टी के लिए उनका जो एक बेस है वो बहुत छोटा है, और उसमें पब्लिश करना इतना आसान नहीं है. और फिर पाकिस्तानी मार्केट में रेफरेंस बेस्ड चीजें आ जाती हैं, तो मेरिट बेस्ड आर्टिकल्स को, रिसर्च को पब्लिश करना बहुत मुश्किल था. तो इस सिलसिले में हम HEC के साथ बड़े अरसे में राब्ते में थे, और जो नया चेयरमैन है उसका विजन भी यही था कि हम लोकल जर्नल्स के इंटरनेशनल इक्विवेलेंट्स ले आए. कि जैसा कि X है, अब X की जगह पे अगर ESCI को एक्सेप्ट किया जाए, तो हम एज ए रिसर्चर सारे जानते हैं कि ESCI के जर्नल बहुत अच्छे हैं, इवन स्कूपस के जर्नल बहुत अच्छे हैं लोकल X की निस्बत, और लोकल Y की निस्बत तो ऑब्वियसली वो अच्छे हैं. तो हमारा शुरू से ये डिमांड था कि ESCI को भी एक्सेप्ट किया जाए और स्कूपस को भी एक्सेप्ट किया जाए, और लोकल जर्नल के इंटरनेशनल इक्विवेलेंट्स दिए जाएं. तो इस बेस को देखते हुए, इन बातों को देखते हुए HEC ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था. अगर आप दोस्तों को इल्म हो या स्टूडेंट्स को इल्म हो, ये नोटिफिकेशन अभी स्क्रीन पे है. ये नवंबर 2019 को इशू हुआ, जिसमें HEC के कमीशन मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एक नया सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं. वो सिस्टम एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2020 से, उन्होंने तभी कहा था. और ये सारी बातें उन्होंने W, X और Y के बारे में डिस्कस की हैं, जो कि मैं आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करूंगा. इसके बाद एक नोटिफिकेशन आया था जो कि मार्च 3, 2020 को आया था. उसमें क्लियरली उन्होंने HGRS को लॉन्च कर दिया. HGRS की तरफ तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सिस्टम के तहत एक W कैटेगरी के जर्नल हैं, एक X कैटेगरी के जर्नल हैं और एक Y कैटेगरी के जर्नल हैं. और उन जर्नल्स की जो रिकॉग्निशन है उसके लिए 5-6 पॉइंट्स हैं, जो कि आगे मैं आपको इस नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा कि उन्होंने वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पे ये HGRS को लॉन्च किया है, वो कौन से फैक्टर्स हैं. वो यहाँ पे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है. ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये सारा मटेरियल ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल होगा. और जाहिर है डॉक्टर नवारुल हक साहब और डॉक्टर इशफाक मिर्जा साहब और बाकी फैकल्टी मेंबर भी इसको पब्लिक करेंगे लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये चीजें आप देख सकेंगे. मैं सिर्फ यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाने का मकसद ये है कि इस सिस्टम की बुनियाद क्या है. बेसिकली वो मेनली हम समझते हैं दो चीजें हैं. एक तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक स्कूपस है. इसके बारे में हम डिटेल में आज नहीं जा सकते, लेकिन स्कूपस रिकग्निशन के बारे में भी मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं. अगर आप लोगों को कोई इशू हो इसको समझने में, तो आप वहां से देख के फिर इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे. तो स्कूपस रिकग्निशन और दूसरा वेब ऑफ साइंस. वेब ऑफ साइंस को आजकल एक नया नाम दिया गया है क्लेरिवेट एनालिटिक्स का. तो क्लेरिवेट एनालिटिक्स में जो रिकॉग्नाइज्ड जर्नल हैं या स्कूपस में जो रिकॉग्नाइज्ड जर्नल हैं, मेनली तो इन दो की बेस पे HGRS को डेवलप किया गया है. लेकिन सिर्फ ये दो नहीं है, यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि ये वो फैक्टर हैं जिसकी बुनियाद पे HGRS को डेवलप किया गया है. तो इनमें से अगर किसी में भी जर्नल्स रिकॉग्नाइज्ड हैं, या कम अज कम वेब ऑफ साइंस या स्कूपस में अगर रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो वो HGRS में आएंगे. ये मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ.
लोकल के बारे में ये है कि अगर किसी में भी रिकॉग्नाइज नहीं है तो एचईसी ने एक क्राइटेरिया बनाया है, एक कमेटी बनाई है कि जो लोकल जर्नल्स हैं चूंकि एचजीआरएस में फाल नहीं कर रहे, तो इनके ये एप्लीकेशन दें, इनका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा और इनके जर्नल को देख के उनको एक रिकॉग्निशन दी जाएगी, जो कि करंटली जितने भी लोकल जर्नल हैं जो मेरी इंफॉर्मेशन में हैं, स्पेसिफिकली सोशल साइंसेज के जर्नल, वो ज्यादातर वाई कैटेगरी में उनको रैंक कर रहे हैं, उनको जो रिकॉग्निशन हो रही है वो वाई कैटेगरी में हो रही है। तो इंटरनेशनल में अगर आपके पास स्कूपस है या वेब ऑफ साइंस है तो आप रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, लेकिन अगर आप लोकल जर्नल हैं तो फिर आप एप्लीकेशन देंगे और फिर आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है एचजीआरएस के बारे में। अब एचजीआरएस की वेबसाइट पे हम जाते हैं, इन चीजों को हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है हमारे लिए, क्या कुछ इसमें अच्छा है और क्या कुछ इसमें बुरा है। तो बैकग्राउंड तो मेरे ख्याल से क्लियर है, ये एचजीआरएस का बैकग्राउंड है और एचजीआरएस जुलाई 2020 से एप्लीकेबल है। ये मैंने आपको इस नोटिफिकेशन में शायद दिखाया है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एंड विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1 2020। ये लेटर भी एचईसी की वेबसाइट पे यहाँ पे अवेलेबल है और इसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो जुलाई 2020 से हमारे पास जो एक्टिव है वो एचजेआरएस है, एचजेआरएस सिस्टम है। तो मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी पब्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं तो लोकल जो कैटेगराइजेशन है उसको कंसीडर ना करें, जो पिछला कैटेगराइजेशन है एक्स और वाई वाली। आप अगर किसी जर्नल में पब्लिश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ये एचजीआरएस का पोर्टल अवेलेबल है, आप उस जर्नल को यहाँ चेक करें। अगर तो वो जर्नल लिस्ट में अवेलेबल है, वो चाहे डब्ल्यू है, चाहे एक्स है, चाहे वाई है, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप सोशल साइंस से हैं, आप इनमें से किसी जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो कि मैं देख रहा हूँ, एप्टा के ग्रुप्स में भी लोग ये बातें कर रहे हैं और बाकी कैटेगरी मेंबर भी ये बातें कर रहे हैं कि पहले तो डब्ल्यू एक्सेप्टेबल था, एक्स और वाई सिर्फ सोशल साइंसेज के लिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो सिस्टम बनाया गया है वो डब्ल्यू हो, वो एक्स हो, वो वाई हो, वो तीनों के तीनों एक्सेप्टेबल हैं। एचईसी इनको एक्सेप्ट करती है, आल्दो कि इसकी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई, इसके बारे में मैं आगे चलकर आपसे बात करूंगा कि क्या इशू है, लेकिन ये डब्ल्यू, एक्स और वाई तीनों एक्सेप्टेबल हैं। हाँ ये है कि ये तीनों जो कैटेगराइजेशन है, जो कि पहले हम सोशल साइंस वाले जानते हैं कि आप वाई के 10 पब्लिश करते तो भी आप प्रमोट हो जाते, आप एक्स के 10 पब्लिश करते तो भी प्रमोट हो जाते, और इवन आप डब्ल्यू के 10 पब्लिश करते तो भी आप वही बस प्रमोट ही जाते थे, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। मतलब आप 2 डब्ल्यू, 2 एक्स और 6 वाई करके ही प्रमोट हो जाते थे। लेकिन अब वो सिस्टम चेंज हो रहा है, उसका नोटिफिकेशन तो एचईसी ने अभी तक इशू नहीं किया, लेकिन ये सिस्टम एचईसी जिसको हम कहते हैं प्रमोशन और अपॉइंटमेंट पॉलिसी है, वो आने वाली है। उसमें डब्ल्यू का वेट सबसे ज्यादा होगा, एक्स का वेट उससे कम होगा और वाई का वेट उससे कम होगा, लेकिन आप किसी भी जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं। तो अगर आपका हाई क्वालिटी पेपर है या आप सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप डब्ल्यू की तरफ जाएं, या एक्स में जो ऊपर रैंक होते हैं उसकी तरफ भी मैं आऊंगा कि कौन से ऊपर रैंक जर्नल हैं उसमें पब्लिश करें। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और निचले लेवल के रिसर्चर हैं तो आप वाई कैटेगरी की तरफ जाएं, इस डर और खौफ के बिल्कुल ही बिना कि अगर हम वाई में पब्लिश करेंगे तो पता नहीं एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो ये तो इसमें एक गुड चीज है कि आप डब्ल्यू में भी कर सकते हैं, एक्स में भी कर सकते हैं, वाई में भी कर सकते हैं, ये एक पहला गुड है। और दूसरा गुड ये है कि लोग पहले कुछ इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश करते थे 10 पेपर, और दूसरा फैकल्टी मेंबर या स्टूडेंट 10 वाई कैटेगरी की पब्लिकेशन करता था, तो सेम कंसीडर हो रहे थे। तो ये मेरिट के खिलाफ है और ये चीज मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डब्ल्यू का पेपर पब्लिश कर रहा है तो उसको उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंगली उसको वेट मिलना चाहिए। तो ये चीज भी एक अच्छी है इस जनरल सिस्टम में कि आप अगर डब्ल्यू कैटेगरी के आपके पब्लिकेशन है तो उनका वेट ऑब्वियसली ज्यादा होने वाला है। अब एक क्वेश्चन इस पे अक्सर रेज हो रहा है, ग्रुप्स में भी मैं देख रहा हूँ रेज हो रहा है, हमारे एप्टा के ग्रुप्स हैं, उधर एक दोस्त ने पूछा था कि हम किस में पब्लिश करें, तो एक दोस्त ने कहा था कि हम तो डब्ल्यू कैटेगरी में पब्लिश करें इम्पैक्ट फैक्टर में और बस वही एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है, मैंने वहां भी ये डिस्कस किया है कि ये डब्ल्यू का तो ऑब्वियसली सबको ऑलरेडी पता है कि हाँ अगर डब्ल्यू में पब्लिश कर सकते हैं, अगर हमारा पेपर डब्ल्यू में जा सकता है तो वो तो एक्सेप्टेबल है, उसमें तो शक ही नहीं है। लेकिन जो इशू ये है कि क्या हम एक्स और वाई में पब्लिश कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स ए यस कि आप एक्स और वाई में पब्लिश कर सकते हैं। तो एक तो ये इसमें गुड है। और तीसरा गुड जो कि मैं पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें जो बेस है वो काफी हद तक बढ़ गया है। पहले हमारे पास सिर्फ लोकल कैटेगरी के वाई और एक्स हुआ करते थे। आप लोग जानते हैं गिने चुने जर्नल हैं, 8-10 जर्नल एक्स के हैं और 15-20 शायद वाई के हैं।
और अब वो भी नहीं है। मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कि अब आप HGRS पे फोकस करेंगे, तो उससे बचने के लिए अब एक इतना ब्रॉड आपको हमारे पास बेस आ गया है। अगर मैं आपको ये बेस दिखाऊं यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज, हमारे पास ये एक HGRS का इंटरफेस है। यहाँ पे आप देखो ये उसके एरियाज हैं। उन एरियाज में अगर हम मैनेजमेंट साइंसेज की बात करें, सोशल साइंसेज की बात करें, या इवन एजुकेशन HR जो कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, तो मैं सिर्फ अगर मैनेजमेंट साइंसेज को सिलेक्ट करूं तो इसके सारे फील्ड्स को अगर सिलेक्ट करके मैं अपडेट करूं तो 1491 मतलब इतने जर्नल्स सिर्फ मैनेजमेंट साइंसेज के लिए अवेलेबल हैं। तो इट्स अ गुड न्यूज, इट्स अ गुड थिंग इन HGRS कि आपको इतने ज्यादा जर्नल मिले। अब इसकी कैटेगराइजेशन की तरफ मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको और भी दिखाऊं। देखो अब सोशल बिहेवियर एंड इकोनॉमिक साइंसेज, तो ऑब्वियसली ये हमारे फाइनेंस, मैनेजमेंट साइंसेज, सोशल साइंसेज के लिए ये भी एक्सेप्टेबल है। तो 1155 जर्नल हमारे पास ये हो गए। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि एजुकेशन एंड HR में जो वो के इनकी जो वेट है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन जर्नल भी कम है, लेकिन इनमें पब्लिकेशन आसान है। मल्टी डिसिप्लिनरी जो सोशल साइंसेज से लोग हैं वो इसको समझ सकते हैं। पहले नेचर और साइंस इन जर्नल्स को छोड़ के अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे इस लिस्ट में, तो आपको बहुत अच्छे और नॉर्मल जर्नल मिलेंगे जिनमें आप आराम से पब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक जर्नल्स की लिस्ट है, इसमें से हम जर्नल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा W, X और Y की तरफ, और हम देखते हैं कि हमें किस जर्नल में पब्लिश करना चाहिए और हमने किसको टारगेट करना चाहिए। जो हमारे मैनेजमेंट साइंसेज के लोग हैं वो जर्नल ऑफ फाइनेंस को अच्छी तरह से जानते हैं, 4 स्टार जर्नल है और इम्पैक्ट फैक्टर भी इसका बहुत हाई है और हर तरह से। लेकिन यहाँ भी माशाल्लाह ये W कैटेगरी जर्नल है। लेकिन अगर हम वो लोग जो मिडिल ऑफ द करियर हैं या स्टार्ट ऑफ द करियर हैं, वो कहेंगे यार ये देखो W है और इसमें तो मैं पब्लिश नहीं कर सकता, तो पहले तो या आप W में पब्लिश करते थे या लोकल X और Y में पब्लिश करते थे। लेकिन अब ये अच्छी बात ये है कि आप इसके सर्च में भी देखें। एक तो सर्च का तरीका मैं बाद में आपको बताऊंगा। इस तरह से आप जब मैनेजमेंट साइंसेज में जाएं और अगर आप फर्दर फील्ड में जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन मैनेजमेंट साइंसेज के लिए ये सारे फील्ड एक्सेप्टेबल हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अगर आप आके यहाँ पे क्लिक करने से फॉर एग्जाम्पल आपके ये देखो ये अभी तक W चल रहा है, देखो कितने सारे जर्नल हैं। अगर मैं सिर्फ लास्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारे पास Y कैटेगरी के जर्नल आ गए। नस्ट बिजनेस रिव्यू का आ गया, सिटी यूनिवर्सिटी का जर्नल आ गया है। इसी तरह बहुत ज्यादा जर्नल्स हैं जो कि इंटरनेशनल भी हैं और बहुत ही लो रैंक हैं, और मतलब अच्छे जर्नल हैं, ठीक हैं और आराम से पब्लिश कर सकते हैं। तो हमारे जो सोशल साइंसेज के रिसर्चर हैं वो इन जर्नल्स में पब्लिश कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ ये हैं। अब आप पीछे आते जाएं, क्लिक करते जाएं तो आपको जर्नल्स मिलते जाएंगे, और अच्छे और नॉर्मल लेवल के जर्नल हैं जिनमें आप लोग पब्लिश कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो फाइनल सेमेस्टर के हैं, जो MS के हैं, या जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ PhD के हैं, या आप क्लासेस में टीचर के साथ कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, कोई जो क्लास जिस तरह क्लास असाइनमेंट होती है वो भी आप इन जनरल में उसको लेके पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिडिल करियर के हैं तो आप बिल्कुल जाके आप बीच में अगर क्लिक करेंगे तो ये देखो अभी तक Y के जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल बहुत पीछे आ जाएं तो आपको एक X का लेवल मिलेगा, तो उसमें आप इजीली पब्लिश कर सकते हैं। ये तो ये है कि आप यहाँ वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप वेबसाइट पे ही सर्च करें तो आपको लिस्ट में सर्च करें तो ही आपको मिले। आपके पास अगर जर्नल का नेम है तो आप जर्नल का नेम यहाँ पे लिखें। से फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ सिटी, मैंने लिख लिया है, तो सिटी से रिलेटेड जितने भी जर्नल हैं वो यहाँ इस लिस्ट में आएंगे। से फॉर एग्जांपल बिजनेस रिव्यू जर्नल है एक, मैनेजमेंट साइंसेज के लोगों को पता है, तो आप बिजनेस रिव्यू करके सर्च करें तो बिजनेस रिव्यू के सारे जर्नल्स आ जाते हैं। तो हमारे जिस तरह बिजनेस रिव्यू IBA का जर्नल है वो जर्नल भी यहाँ पे आ जाता है लिस्ट में। तो इस तरह से हम जर्नल्स को इजीली सर्च कर सकते हैं। तो मैं बिजनेस रिव्यू को जरा देखना चाह रहा हूँ, वो लिस्ट में शायद थोड़ा बिलो है। तो इस तरह से कोई भी जर्नल हो आप उसको सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी जर्नल हो जिसका अगर हमें नाम आता हो, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंस, एक अच्छा जर्नल है, दोस्तों को पता है कि IJFE इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, तो वो जर्नल यहाँ पे इस तरह से आ सकते हैं। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है जो हमारे स्टूडेंट्स को, इवन फैकल्टी मेंबर्स को भी एक प्रॉब्लम आ रहा होता है। अब ये देखो ये जर्नल X कैटेगरी का जर्नल है और बहुत ही अच्छा जर्नल है। अगर स्टार रैंकिंग से आप लोग वाकिफ हैं, जो कि ABS की रैंकिंग है, जो कि UK की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है, एसोसिएशन ऑफ बिजनेस स्कूल्स के नाम से, वो उसमें ये 3 स्टार जर्नल है, लेकिन यहाँ पे उसको X कैटेगराइजेशन दी जा रही है। तो ये एक जो बेड्स हैं उनकी तरफ मैं थोड़ी देर में जाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि
इनमें इश्यूज क्या हैं। अभी तक मैं सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूँ। तो गुड ये है कि हमारे पास बेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पब्लिकेशंस हम कर सकते हैं और इजीली हो सकते हैं। हमारे पास वाई कैटेगरी में इतने ज्यादा जर्नल हैं कि हम इजीली पब्लिश कर सकते हैं। आल्दो के हमारे इम्पैक्ट के कुछ जर्नल्स जो कि लो रैंक हो गए हैं, लेकिन इसी तरह हमारे वाई कैटेगरी के कुछ जर्नल्स जो शामिल किए गए हैं तो उनमें हम इजीली पब्लिश कर सकते हैं। तो इस बारे में मैं फर्दर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस करूंगा। तो इस बेस के साथ, लेकिन मैं पहले जाऊंगा कि इसमें बेड्स क्या हैं। तो गुड्स तो मेरे ख्याल से काफी सारे हो गए हैं, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बेड्स की तरफ मैं सबसे पहले जाऊंगा। जो इंटरफेस दिया हुआ है, HJRS recognized 2019 list uses the journal parameters of 2019 and the list remains applicable from July 1, 2020 to June 30, 2021। जो कि मुझे लगा है सबसे बड़ा बेड इसका ये है। अब ये बेड क्या है, इसको बहुत केयरफुली समझने की जरूरत है। ये यहाँ पे देखो, ये पहले था सिर्फ 2018 था, अब 2019 है। अब हम इसको जर्नल की रिकग्निशन सिस्टम को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो HJRS है वो डाटा लेता है वेब ऑफ साइंस से और स्कोपस से और थोड़े से और डेटाबेसेस हैं जिनसे लेता है। अब जब स्कोपस से डाटा लेता है, स्कोपस 2019 का डाटा, ये जो दोस्त HJRS से थोड़ा सा कनेक्टेड हैं, उसको 2019 का डाटा HJRS को जून जुलाई 20 में आके मिलता है। 2019 का डाटा उसको तभी मिलता है। मतलब ये देखो, अभी ये जुलाई 2020 में जाके अपडेट हुआ, तो 2019 का डाटा इसको जुलाई 20 में मिला है और जुलाई 20 से हम पर अप्लीकेबल हो गया है। और इसको 2020 का डाटा जून 2021 में मिलेगा। वो डाटा अपडेट करेगा। जो जर्नल्स लिस्ट में होंगे जिनका कोई मसला हो जाएगा वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो जर्नल इस कैटेगराइजेशन से आउट हो जाएंगे। तो जब आउट हो जाएंगे तो हमारे पास तो सिर्फ 1 साल का बहुत कम टाइम है। अब 1 साल भी अब मैं उसको नहीं मानता। क्यों? क्योंकि एक तो हमें हर वक्त तो अपडेट नहीं हो रहे होते ना, हमें नहीं पता होता। मैंने 3 महीने पहले देखा जर्नल था, मैंने पेपर लिखा, सबमिट किया, हफ्ते बाद देखा वो जर्नल लिस्ट में नहीं है। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा बेड है HJRS के सिस्टम में, जिसको हम एप्टा के प्लेटफॉर्म से, और वैसे भी इस इशू को मैंने ऑलरेडी रेज भी किया है और इंशाल्लाह मैं दोबारा HEC से रेज करूंगा कि इसका कुछ सोल्यूशन निकालें। हमें इन्फॉर्मेशन कम से कम 6 महीने, मतलब अगर 1 साल का टाइम है तो हमें 6 महीने पहले इन्फॉर्मेशन मिले और 6 महीने बाद तक हमारा पेपर एक्सेप्ट हो। क्योंकि रिव्यू में जब हम पेपर भेजते हैं तो दोस्तों को इस बात का इल्म है कि वो बहुत लेंथी प्रोसेस है और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो उससे बचने के लिए ये जरूरी है कि HEC इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करे, जो कि बहुत शार्ट है। और 1 साल में इसका मतलब है फिर हम अभी आप देखो नवंबर है, सितंबर है, नवंबर दिसंबर के बाद तो हम बिल्कुल भी सबमिट नहीं कर सकते 6 महीने। हमें तो नहीं पता होगा 6 महीने में पेपर आएगा या नहीं आएगा, और फिर हमें ये नहीं पता कि जुलाई के बाद ये इस रिकग्निशन लिस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा। तो जो सबसे बड़ा बेड है HJRS का वो ये है मेरे ख्याल से। और दूसरा बेड जो कि नॉर्मली डिस्कस भी होता रहता है वो ये है कि उसने जो इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स हैं उनको W से भी नीचे X में भी ले आए हैं और इवन कुछ जर्नल्स को Y में भी ले आए हैं। मैं पर्सनली इसको इतना बैड नहीं समझता, लेकिन बहरहाल ये जो हमारी फैकल्टी है उसको बुरी तरह से मुतासर कर रही है। स्पेसिफिकली साइंस के लोग जो पहले W कैटेगरी में जो भी जर्नल था उसका 0.01 इम्पैक्ट फैक्टर भी था, तो वो एक जर्नल एक पेपर काउंट होता था, जो कि अब अगर उसका इम्पैक्ट फैक्टर कम है, लेकिन मैं फिर इस पे फोकस करना चाहूंगा कि बेसिक फैक्टर इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। जो उनकी रिकग्निशन सिस्टम है, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था, वो यहाँ पे भी डिटेल में गिवन है। तो उनका जो रिकग्निशन सिस्टम है वो बाकी सारे फैक्टर को कंसीडर कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे जर्नल भी आप देख सकते हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर लो है लेकिन फिर भी वो W में है, लेकिन फिर भी हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें HEC के ऊपर उनके साथ इस इशू को रेज करना चाहिए कि अगर किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है तो दैट जर्नल शुड लाई इन W कैटेगरी। तो ये उसका अब दूसरा बेड है। तीसरा बेड अगर पता नहीं आप लोगों ने सुना या नहीं सुना, देखा या नहीं देखा, मैं चूंकि इनसे कनेक्टेड हूँ तो मुझे मसलसल ईमेल्स भी आते हैं, दोस्तों के कॉल्स भी आते हैं, व्हाट्सएप भी आते हैं कि देखो ये जर्नल पिछले हफ्ते लिस्ट में था, इस हफ्ते वो लिस्ट में नहीं है, वो जुलाई 2020 में था अब नहीं है। ये जर्नल्स की जो चेंजिंग्स है वो ओवर द ईयर रहता है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। एक तो आप 1 साल का टाइम दे रहे हैं और दूसरा साथ साथ में उसको अपडेट भी कर रहे हैं, मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, चेंज भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत रिस्कियर फैक्टर है। रीजंस आर व्हाटसोएवर, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाह रहा। मैंने एक ईमेल किया भी है HEC को, एक स्पेसिफिक जर्नल जिसका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, वो जुलाई 20 में लिस्ट में मौजूद था लेकिन अब जाके उन्होंने निकाल दिया। तो मैंने उनको ईमेल किया, उसने ईमेल का रिप्लाई भी किया। उन्होंने कहा कि चूंकि ये कुछ
अनएथिकल प्रैक्टिसेस में ये जर्नल इन्वॉल्व है, तो हमने इसको एक्सक्लूड किया। तो मुझे फौरन ख्याल आया कि आपका जो वेब ऑफ साइंस का क्राइटेरिया है, आपका जो स्कोपस का क्राइटेरिया है, वो अभी भी वेब ऑफ साइंस में है, वो SSCI जर्नल है, वो स्कोपस में वो जर्नल है। एक आम रिसर्चर को कैसे पता चलेगा वो किस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है? या तो आपको उसको लिस्ट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपने लिस्ट में उसको इंक्लूड किया है तो अब उसको 1 साल 1.5 साल जितना टाइम पीरियड है वो रिसर्चर को दें। हो सकता है रिसर्चर ने उसमें पेपर सबमिट किया हो, और वो पेपर अगर सबमिट किया है तो वो क्या कर सकता है। तो ये एक उसमें बेड है। इसके अलावा भी बेड है, लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाह रहा था। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि फ्यूचर इसका क्या है HGRS का। मैं स्ट्रांगली HGRS के हक में हूँ। उसका जो मेन वजह है कि हमारा बेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, हमारे पास इतने ज्यादा जर्नल्स आ गए हैं कि बहुत ज्यादा हैं। अगर हम इनकी बेड्स पे कंट्रोल करें, हमारे पास 2-2, 3-3 साल के लिए एक जर्नल जब लिस्ट में आ जाए तो रहे, और लिस्ट हर वक्त अपडेट ना होता रहे, तो हमारे पास बहुत ज्यादा जर्नल्स हैं और हम कर सकते हैं। एक ये बात है। दूसरी ये बात है कि हमारे दोस्त इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि पहले एक मोनोपोली सिस्टम डेवलप हो चुका था हमारे लोकल जर्नल्स का, Y कैटेगरी के हों चाहे X कैटेगरी के हों, तो उन्हीं में पब्लिश करना था। हमारे पास एक ब्रॉड बेस नहीं था जिसमें हम लोग पब्लिश कर सकते थे। तो अब HGRS के थ्रू में हमारे पास एक बहुत ही अच्छा बेस मौजूद है जिसमें हम लोग पब्लिश कर सकते हैं। तो ये उसकी फ्यूचर बेनिफिट्स हैं, फ्यूचर ये है उसका। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मैं इसके बाद ले लूंगा इंशाल्लाह। जो क्वेश्चन ये आपके जो कंफ्यूजन होंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनको आंसर करूं। और लास्ट जो पॉइंट रेज किया गया कि व्हाट इज इन इट फॉर मी एज ए सोशल साइंस रिसर्चर, एज ए साइंस रिसर्चर, एज ए फैकल्टी मेंबर, एज ए स्टूडेंट, मेरे लिए HGRS में क्या है। तो मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि HGRS एक बहुत अच्छा सिस्टम है, इनिशियल स्टेजेस पे है, प्रॉब्लम्स हैं इसमें, इश्यूज हैं, हमें इश्यूज पे फोकस करना चाहिए। हमें HEC के साथ एक एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन की जरूरत है, क्योंकि वो उन्होंने वेबसाइट भी दिया हुआ है, उन्होंने डिटेल भी दिया हुआ है, उन्होंने इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उनके आंसर भी हैं, और फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट के लिए अपना ईमेल एड्रेस और डिटेल भी दिए हुए हैं कि आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और इश्यूज को रेज कर सकते हैं। तो जो इसमें इश्यूज हैं उनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है, और उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है, और लॉन्ग रन में हमें इस सिस्टम को सपोर्ट करने की जरूरत है। या तो वो वेब ऑफ साइंस को ले आए, या तो वो स्कोपस को ले आए, लेकिन अगर इनमें से किसी सिस्टम को वो नहीं ले आते तो हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि हमें इस सिस्टम को सपोर्ट करने की जरूरत है। अब इस सिस्टम में फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, हम पब्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो मैंने पहले भी इस बात को रेज किया है। अब मैं दोबारा आपको थोड़ा सा HGRS की वेबसाइट की तरफ जाऊंगा कि हम लोग इसमें अपने मकसद के मुताबिक कर सकते हैं। जो लोग कुछ सेफ पब्लिकेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए मेरी दरखास्त ये है कि वो आप W को ना देखें, आप X को ना देखें, आप Y को ना देखें, आप जर्नल को सिर्फ सर्च करें। और जर्नल के लिए हमारे पास 2 डेटाबेस हैं सर्च करने के लिए। एक तो स्कूपस का है, अगर आप लोगों को या स्टूडेंट्स को, ऑब्वियसली इसका आइडिया है और उन्होंने इसको देखा हुआ है, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स जो इनिशियल लेवल के रिसर्चर हैं वो स्कूपस की वेबसाइट पे देखें क्या ये जर्नल लिस्ट में मौजूद है। अगर मौजूद है तो वेल एंड गुड। और दूसरा चेक उनके लिए मैं बताता हूँ कि वेब ऑफ साइंस जो क्लेरिवेट एनालिटिक्स की वेबसाइट है, वो यहाँ पे आके उस जर्नल को लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेज ओपन है, मैं इसको सर्च करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्यों बता रहा है स्कोपस और वेब ऑफ साइंस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने कहा था कि अगर आप मिडिल लेवल के रिसर्चर हैं और एवरेज रिसर्चर हैं तो आप सिर्फ उन जर्नल में पब्लिश करें जो दोनों में रिकॉग्नाइज्ड हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो Y है, वो X है, वो W है। अगर दोनों में है, वेब ऑफ साइंस में कुछ लोग समझ रहे होंगे कि W कैटेगरी के जर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि वो इस लिस्ट में मौजूद हो। वो लिस्ट यहाँ पे, ये भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, वो जो कोर कलेक्शन है वो यहाँ के बना है। अब कोर कलेक्शन में एक लिस्ट है ESCI, जिसको हम कहते हैं इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स। जो W कैटेगराइजेशन के प्रीवियस W के जो पेपर हैं वो बेसिकली सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स या साइंस साइटेशन इंडेक्स उनमें होते हैं, लेकिन जो इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स के जर्नल हैं वो पहले W में नहीं थे, अब वो HGRS में आ गए, और यही जर्नल्स हमारा जो बेस है वो उसको ब्रॉड कर रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ ये देखें कि अगर ESCI में भी है और स्कूपस में भी है, तो जरूरी नहीं कि वो W कैटेगरी का जर्नल हो, वो X का भी हो सकता है, वो Y का भी हो सकता है। तो उसमें पब्लिश करना सेव कैसे है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, जो मैंने बैड जिसमें बताया है कि इशू आ सकता है।
वो ये है कि हो सकता है कि स्कूपस उसको डी-रिकॉग्नाइज कर दे तो वेब ऑफ साइंस उसको नहीं करता, वेब ऑफ साइंस उसको डी-रिकॉग्नाइज कर दे तो स्कूपस को डी-रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो हमें इस तरह से एक सेफ पैसेज मिल सकता है, हम इस तरह के एचजीआरएस के जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर एचजीआरएस में सेफ पब्लिकेशन करना है तो जैसी जुलाई में ये डेटाबेस अपडेट होता है तो तब से जुलाई से लेकर दिसंबर तक हम अपना सबमिशन टाइम पीरियड रखें, और फिर जो पेपर्स पे काम करना हो वो जनवरी से जून तक हम उस पर काम करें, तो ताकि ये जो गैप है उसमें हम अगर पेपर सबमिट करें और बाद में वो ना हो तो हम उसमें सबमिशन ही अवॉइड कर सकते हैं। तो ये दो चीजें मेन हैं इसमें। और इसके अलावा मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया है, फिर 1 घंटे के अंदर हमने सेशन भी खत्म करना होता है, तो मुझे इस बात का आइडिया है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, कंफ्यूजन होंगी, तो मैं अभी फ्लोर को ओपन करता हूँ कि आप लोगों को जो कंफ्यूजन है, जो क्वेश्चंस हैं, ताकि वो आप रेज करें, उस पर हम इंशाल्लाह बात कर सकें। तो ओवर टू डॉक्टर नवारुल हक, प्लीज आप लोगों से क्वेश्चन लें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हम उनको एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Dr. Mohammad Yar Khan Sahab. You have given us very practical guidelines. Participants, if you have questions, so you can please post in the chat window. Meanwhile, आप अपने questions post करते हैं। डॉक्टर साहब, आप जरा इस पे फरमाइएगा कि जब हम किसी जर्नल को सर्च करते हैं तो सर्च करते वक्त उसके बारे में कुछ पैरामीटर्स हमारे सामने आते हैं उसके रिजल्ट में, जिसमें हम देखते हैं कि उसका एक जेपीआई है और एक पर्टिकुलरली मेडालियन है, तो इसके बारे में जरा हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। बिल्कुल, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है। ये देखो यहाँ पे मेडालियन जो है वो पहले प्लैटिनियम है, फिर गोल्ड है, फिर सिल्वर है, फिर क्ले है। बेसिकली उन्होंने जर्नल्स को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अगर एक डब्ल्यू कैटेगरी है उसके जर्नल भी आपस में वो बराबर नहीं है, उसमें भी उनकी वो जर्नल्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वो उन्होंने यहाँ रिकॉग्नाइज किया हुआ है। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, हमारे जो एचईसी में जो डॉक्टर जैनुल आबदीन हैं, जो इस प्रोग्राम के डीजीपी हैं, उसको लीड भी कर रहे हैं और इसको देख भी रहे हैं, तो उससे हमने डिटेल में डिस्कशन की कि यार आपने इतने पैरामीटर्स रखे हैं, से फॉर एग्जांपल जर्नल ऑफ फाइनेंस है तो इसके तो स्कोर सारे टॉप हैं। देखो ये जो फैक्टर्स जिसकी मैं बात कर रहा था, ये फैक्टर्स हैं 6 फैक्टर्स जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाए भी हैं। ये फैक्टर हैं, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किए हैं। तो इन फैक्टर्स में इनके ये स्कोर हैं, और ओवरऑल इसका स्कोर जेपीआई जो है वो 100 बनता है, और फिर ये प्लैटिनियम है, और फिर कुछ यहाँ पे गोल्ड हो जाते हैं, कुछ क्ले हो जाते हैं। तो इसका क्या चक्कर है? ये वही बात है कि जो प्लैटिनियम है इसको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, ये हमेशा अल्लाह खैर करेगा, ये हमेशा तकरीबन यही समझा जाता है कि डब्ल्यू में रहेगा, क्योंकि ये इसने अपना एक बेस डेवलप किया हुआ है। इसने ये जर्नल उन स्टेप से गुजरा है और ये इतना मजबूत जर्नल है कि इसको किसी किस्म का खतरा नहीं है, ये कभी डीलिस्ट नहीं होगा अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ना हो। लेकिन आप कुछ को देखें क्ले पे होंगे, तो क्ले का मतलब कि बिल्कुल जो एक्स कैटेगरी है उससे अब थोड़ा सा ऊपर के हैं, जैसे मतलब एक्स को क्रॉस किया और अभी अभी ये डब्ल्यू में आए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस रैंकिंग में फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं, तो हो सकता है अगले साल वो क्ले की बजाय गोल्ड में, डब्ल्यू गोल्ड में आने की बजाय वो नीचे चला जाए, दोबारा वाई में चला जाए, या एक्स में सॉरी चला जाए, अगर वो डब्ल्यू के बिल्कुल सबसे बिलो रैंक में है। तो ये उस चीज का है, और ये बैकग्राउंड वर्क है। उन्होंने कहा इसका पब्लिकेशन से, इसका फैकल्टी की अपॉइंटमेंट से, प्रमोशन से, वो डब्ल्यू चाहे टॉप का है, वो डब्ल्यू चाहे लास्ट डब्ल्यू है, ये एचईसी इक्वल कंसीडर करती है। लेकिन हाँ, ये फ्लक्चुएशन की वजह से ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, और ये जो फैक्टर हैं, इन्हीं फैक्टर की बुनियाद से, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एचजीआरएस डेवलप हुआ है, जिनके ये फैक्टर्स देखो, इसके ये सारे फैक्टर हैं। अब मैं अगर आपको एक जनरल यहाँ पे मैं जाता हूँ, वो किसी भी फील्ड में हो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और हम अपने से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट साइंसेज की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट साइंसेज में अगर मैं कहता हूँ सिर्फ मैं वाई कैटेगरी के जर्नल देखना चाहता हूँ, तो वाई कैटेगरी में ये फैक्टर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, एक तो ये आएगा, और उसके बाद अगर मैं लास्ट में जाता हूँ, ये देखो ये जो फैक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं जेपीआई, यहाँ पे 20 है। अब हम लास्ट में जाते हैं, आपको ये जेपीआई मिलेगा ही नहीं, देखो बिल्कुल 0 हो गया है। अब ये जेपीआई क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि मैं से फॉर एग्जांपल इकरा जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये हमारा एक लोकल जर्नल है। अब हम इसको ओपन करते हैं, अब देखो इसमें किसी भी फैक्टर में कुछ भी नहीं है। व्हाट इट मीन कि ये किसी भी इन डेटाबेस या इनके पास ना रजिस्टर्ड है, ना इनका वो स्कोर है, तो ये स्कोर इसका 0 है।
लेकिन चूंकि लोकल है तो उसको डिक्रीज किया गया। उसके मुकाबले में दूसरा देखो, ये इसमें 3 में है, 4 में है, 2 में नहीं है। अब ये 2 में नहीं है तो इसकी वजह से उसकी रैंकिंग भी कम हो गई है। देखो एक्स में आ गया, अगर ये 2 होते तो प्रोबेबली ये वाई में चला जाता, सॉरी डब्ल्यू में चला जाता। तो ये एक सिस्टम है, इसको इस तरह से देखा जाता है। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन सर। थैंक यू सो मच। यहाँ चैट विंडो में हमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। शजोर हाँ साहब हमारे पीएचडी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और जो बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द चांसेस कि कोई प्रीडेटरी जनरल मेक्स इट टू एचटीआरएस एंड हाउ टू इंश्योर इट। ये कितनी पॉसिबिलिटी बहुत ही है अच्छा कि क्वेश्चन। जी जी सर बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने रेज किया है और ये क्वेश्चन होना भी चाहिए था। ये मैंने बिल्कुल यहाँ पे देखा हुआ है। ये सिस्टम को देख रहे होते हैं, ये जो हमारे एचजीआरएस को डेवलप करने वाले लोग हैं, ये इसको रिव्यू कर रहे होते हैं। यही बात मैंने की थी ना कि ड्यूरिंग द पीरियड भी ये जर्नल्स को अपडेट कर रहे होते हैं। जो भी जर्नल इस तरह का जर्नल हो जिनके इस तरह के इशू हैं, वो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। मैं वो टेक्स्ट रात को भी देख रहा था इससे रिलेटेड कि वो उन जर्नल को एक्सक्लूड करते हैं, वो उनको इस लिस्ट में नहीं रखते। इस तरह के जर्नल्स को वो एचआरएस में नहीं होते। अगर कोई फॉर द टाइम बीइंग है भी सही, तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड नॉट टू गो फॉर दैट, क्योंकि वो किसी भी वक्त डीलिस्ट हो सकता है। वो एचआरएस के जो पॉलिसी है इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। मुझे इस वक्त अभी ढूंढने में थोड़ा सा मसला हो जाएगा, क्योंकि मैंने रात खुद उसको देखा भी है, पहले भी देखा है कि वो इस तरह के जर्नल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो जर्नल अगर किसी गलती की वजह से एचआरएस में आ गया तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। जाहिद बशीर साहब हमारे लेक्चरर इन कॉमर्स हैं, वो एक डिटेल्ड क्वेश्चन करना चाहते हैं। पार्टिसिपेंट्स अगर आपका क्वेश्चन है तो चलें, आप अगर लिख नहीं सकते तो आप चैट विंडो में लिख दीजिए आई हैव अ क्वेश्चन, तो मैं बारी बारी आपको अलाउ कर दूंगा क्वेश्चन करने के लिए। जाहिद बशीर साहब, यू कैन ओपन योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। वालेकुम सलाम। जी सर, थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन था, इस वजह से मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैं डायरेक्टली स्पीक अप करूँ। सर बेसिकली ये जो एचजीआरएस का डेटाबेस बना है, मैं क्योंकि पिछले कुछ 2-3 माह से अपडेटेड हूँ इस हवाले से। अब यहाँ पे मेरा एक छोटा सा कंसर्न ये है कि हम क्योंकि फाइनेंस की फील्ड के लोग हैं, ठीक है, हम एक टॉपिक के ऊपर काम करते हैं और उसका डाटा हम पाकिस्तानी फर्म्स का लेते हैं, ठीक है, और उसे जब हम भेजते हैं लेट्स सपोज एक्स कैटेगरी या वाई कैटेगरी इंटरनेशनल्स पे, तो वहाँ से हमें रिप्लाई आते हैं कि वी डज नॉट कंसिडर पाकिस्तानी डाटा एज रिलायबल, इट इज़ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री डाटा। ठीक है, एक ये जवाब आ जाता है। ठीक है, अगर हम लोकल जर्नल में पब्लिश करवाने के लिए उसे सेंड करते हैं, वाई कैटेगरी जर्नल्स हैं, काफ़ी सारे जर्नल्स के मुझे नाम याद है, मैं यहाँ पे लेना नहीं चाह रहा, तो वो या तो रिप्लाई नहीं करते, अगर रिप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं जी 1,04,000 रुपये फीस भरें, हम फास्ट ट्रैक के जरिए आपकी वाई कैटेगरी में पब्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन कैसे खत्म हो, प्लस जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं जो वाई या एक्स के अंदर आ रहे हैं, वो पाकिस्तानी डाटा को रिलायबल कंसीडर नहीं करते। वो कहते हैं जी आप डाटा उठाएं थॉमसन रिल्टर का या डाटा स्ट्रीम का, जिसकी हमें एक्सेस ही नहीं है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हम जाते हैं जी एनर्जी इकोनॉमिक्स की तरफ या दूसरे किसी जर्नल की तरफ जाते हैं जो है तो फाइनेंस से रेलेवेंट, लेकिन हमारी जो एक स्पेसिफिक डोमेन होती है ना, हम उससे थोड़ा सा हट जाते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या खाली ये एक डेटाबेस जो बना हुआ है एचजेआरएस का, क्या जस्ट ये एक सोल्यूशन है? मुझे तो ये लगता है कि ये आधा काम है। हमारे पास तो अगर जैसे फॉरेन कंट्रीज में डेटाबेसेस की एक्सेस होती है, ब्लूमबर्ग की होती है, डाटा स्ट्रीम की होती है, ठीक है, इस तरह की जब तक एक्सेस नहीं प्रोवाइड होगी हम कैसे इम्पैक्ट फैक्टर की तरफ जाएं? तो ये मेरा एक कंसर्न है, और मेरा ख्याल है कि ज्यादातर फैकल्टी मेंबर जो इस वक्त ऑनलाइन है, अदनान बशीर साहब भी हैं, ठीक है, और सगीर मोहम्मद साहब भी हैं, वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। ठीक है, तो मैं बस इसका एक सोल्यूशन थैंक यू सर, थैंक यू सर, योर पॉइंट इज वैलिड। ओवर टू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर जाहिद बशीर साहब।
वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये बात जैसे कि सर कह रहे थे कि हमारी सारी फैकल्टी मेंबर इस पे इत्तेफाक करती है। मैं इसको थोड़ी कैटेगराइज करके इसका आंसर देना चाहूँगा। आंसर तो नहीं है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा। आंसर तो ऑब्वियसली इसका नो है कि हमारी ये प्रॉब्लम बहरहाल हैं। पहली बात ये कि डाटा हमें इंटरनेशनल डाटा एक्सेस होना चाहिए। डाटा स्ट्रीम पे जिन लोगों ने ज़्यादातर फॉरेन में गए हैं वहाँ से पढ़ा है, तो डाटा स्ट्रीम एक, मैं कहता हूँ रिसर्चर के लिए एक जन्नत है। हम हैरान होते हैं कि आप 40 साल का, 50 साल का डाटा, 100 वेरिएबल का डाटा आप 1 घंटे से कम टाइम में बस क्लिक करें और डाटा आपके सामने आ जाता है। तो ये रिसर्चर का एक बेसिक राइट है। बिल्कुल जाहिर बशीर साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये रिसर्चर को मिलना चाहिए। अगर आपके पास डाटा ही नहीं है, आपको डाटा होने का मतलब ये KSE की वेबसाइट, ये HEC की वेबसाइट ये नहीं है। डाटा का मतलब डाटा स्ट्रीम का होना, और बाकी जो हमारे बैंक्स से रिलेटेड हैं, जो CG से रिलेटेड हैं, कितने डेटाबेसेस हैं हम सोच नहीं सकते। तो वो हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। और मैं इस बात को एप्टा के प्लेटफॉर्म से भी इंशाल्लाह रेज करूंगा, और मैं इंशाल्लाह HEC को भी लिखूंगा कि कम से कम इस पे। और मैं सब फैकल्टी मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें कंटिन्यूसली HEC को लिखना चाहिए कि ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस पाकिस्तानी डाटा के साथ हमारे पेपर को पब्लिश नहीं करते। ये ऑब्वियसली सही है, लेकिन इससे मैं पार्शली डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि एक तो जो जर्नल का पहले वाला बेस था, जो HJRS से पहले था, वो तो यही था कि या लोकल जर्नल, वहाँ सिफारिश है, वहाँ सर ने थोड़ी सी गुंजाइश की, 1.25 लाख की बात की, मुझे पता है 1.5 लाख, 2 लाख भी जर्नल ले रहे थे। तो लोकल में ये इशू है, लोकल में तो हम पब्लिश नहीं कर सकते थे, और इंटरनेशनली सिर्फ W कैटेगरी थे, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की। वो कहते हैं ये हमारा स्कोप नहीं है भाई, हम तो पूरी दुनिया की बात करते हैं, या हम यूरोप की बात करते हैं, एशिया की बात करते हैं, अफ्रीका की बात करते हैं। आप एशिया में, और एशिया में भी फिर फर्दर एशिया में जाके एक कंट्री उठाते हैं जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये वो कहते थे। लेकिन अब ये है कि अब हमारे पास जो Y और X में जर्नल्स का बेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो सिर्फ W के नहीं है। W का मतलब अब अगर हम इम्पैक्ट फैक्टर ले लें तो हमारे पास सिर्फ इम्पैक्ट फैक्टर वाले भी जर्नल नहीं है। स्कूपस का आप डेटाबेस देखें हजारों में, मतलब शायद 6000 में पिछले दफा देख रहा था, अभी देखो 41,000 जर्नल हैं, और हम अगर सिर्फ फील्ड से रिलेटेड जाएं तो शायद हमें 6001 जर्नल में। तो इतने ज्यादा जर्नल्स हमारे पास अब मौजूद हैं जिनमें हम पेपर भेज सकते हैं, और पाकिस्तानी डाटा से भी पेपर पब्लिश हो सकते हैं। मतलब ये सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक आप इसको सजेशन कह लें, आप इसको कहें कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब हमारे पास पिछले की निस्बत, जो कि पहला सिस्टम था, हमारे पास बिल्कुल ही चांस नहीं थे, अब उसकी निस्बत हमारे पास काफी ज्यादा चांसेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पेपर पब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन सर। थैंक यू सर। हमारे सर डॉक्टर जमील अख्तर साहब हैं, उनका भी रिलेटेड क्वेश्चन है। वो लिखते हैं कि हाउ कैन वी सर्च द जर्नल्स दैट डू नॉट डिमांड एनी प्रोसेसिंग फी फॉर पब्लिकेशन इन सोशल साइंसेज। सर प्लीज। वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, इस पे मेरी एक वीडियो भी अवेलेबल है स्कोपस पे, और जब हम जर्नल सर्च करने लगते हैं तो हम यहाँ पे स्कोपस में भी है, और ये दूसरा क्या कहते हैं उसमें भी है। अब ये देखो यहाँ पे एक है ऑप्शन डिस्प्ले ओनली ओपन एक्सेस जर्नल। जो ओपन एक्सेस जर्नल है वो मेनली उनका फी होता है, उनमें आपको पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इसको अनचेक करें या आप इसको एक्सक्लूड करें, यहाँ पे ऑप्शन है डिस्प्ले ऑप्शन में, आप जाके इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। मतलब वो जिनमें पेमेंट है आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसमें अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। वैसे तो उसका नाम ऑनलाइन टीचिंग है, लेकिन सर्च में ये मोहम्मद यार खान लिखें तो सर्च में ऑनलाइन टीचिंग आ जाएगा। तो इसमें मैंने एक पूरा देखो HJRS का एक HJRS और इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए मैंने ये प्लेलिस्ट कहते हैं इसको, मैंने बनाया हुआ है। तो उसमें चाहे HJRS की पॉलिसी हो, चाहे रिसर्च से रिलेटेड इशू हो, चाहे लोकल जर्नल का और HJRS के इश्यूज हों, गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड विद HJRS हो, या स्कोपस के इश्यूज हों, स्कोपस को कैसे सर्च करते हैं और वेब ऑफ साइंस को कैसे सर्च करते हैं, तो इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें मैंने इनको स्कोपस को और वेब ऑफ साइंस को डिस्कस किया हुआ है। तो वहां भी आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये इशू नहीं होगा, आप उसको चेक लिस्ट में जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं जो पेमेंट्स वाले जर्नल हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। सर अभी बात हुई थी, अभी कोई और क्वेश्चन आता है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई ऐसा डेटाबेस है जो कि प्रीडेटरी जर्नल्स का डेटाबेस हो? एक व्हील्स की डायरेक्टरी हुआ करती थी, तो अभी क्या आपने कोई रिसेंटली उसको देखा है? क्या वो अपडेट होता रहता है कॉन्स्टेंटली?
बिल्कुल डेटाबेस तो था, अपडेशन उसकी अपडेशन का मुझे आइडिया नहीं है, मैं उसके बारे में इंशाल्लाह उसको सर्च करके आपके साथ फर्दर शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड एक और बात है कि मिसाल के तौर पे हमारा जो अम्ब्रेला फील्ड है वो सोशल साइंसेज है, राइट, और हमारा जो मेन फील्ड है दैट इज बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेज, और ये कैटेगराइजेशन भी इसमें आ रही है। एक जर्नल है वो सोशल साइंसेज में एक्स में आ गया है, बिजनेस में वो वाई में आ गया है, तो हम कौन सा बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे जहन में था कि मैं इसको प्रेजेंटेशन में ही कवर करूं, लेकिन मैं कवर नहीं कर सका। ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है सारे फैकल्टी मेंबर्स का, और आप तो डिफरेंट कह रहे हैं, मैंने ये देखा है कि मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर फाइनेंस में कुछ है और मैनेजमेंट साइंसेज एंड बिजनेस जो कि जर्नल है उसमें कुछ है। ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है, और मैं एप्टा के प्लेटफॉर्म से वैसे भी इंशाल्लाह एचईसी को भी लिखूंगा, और आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ एचईसी को लिखें कि भाई सोशल साइंसेज, अगर इवन सोशल साइंसेज मैं कहता हूँ कि मैनेजमेंट साइंसेज है या बाकी सोशल साइंसेज हैं, तो उनमें जो भी जर्नल है उसमें एक में पब्लिकेशन हमारी अप्रूव होनी चाहिए ब्रॉडली फील्ड में। ये नहीं कि मैनेजमेंट साइंसेज में मैं फाइनेंस में हूँ तो बाकी एचआर और उसमें नहीं होगा। ये तो मैनेजमेंट साइंसेज में दुनिया मल्टी डिसिप्लिनरी की तरफ जा रहे हैं, और हम फिर स्क्यूज करते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस से मैच नहीं कर रहा। और एचईसी भी कई दफा कहती है कि नहीं, वो तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ जाना चाह रहे हैं। अभी रिसर्च में मैंने देखा है कि वो प्रोजेक्ट्स में मल्टी डिसिप्लिनरी को इनकरेज कर रहे हैं। तो हम इनको लिखेंगे, और अब तक पॉलिसी नहीं आई कि मेरे लिए, फाइनेंस के लिए, एचआर वालों के लिए, मैनेजमेंट साइंसेज वालों के लिए कौन से जर्नल एक्सेप्टेबल है। तो इस पे हमें लिखने की जरूरत है कि वो सारे जर्नल्स जो हमसे रिलेटेड हैं वो एक्सेप्टेबल हो, पहली बात। और दूसरी बात, अगर कैटेगराइजेशन में कहीं डिफरेंस आता है तो जो हाईएस्ट रैंक हो, हम एक तो कहें इस डिफरेंस को खत्म करना चाहिए। लेकिन अगर एचईसी खत्म नहीं कर सकती तो जो हाईएस्ट रैंक दिया जा रहा है उस जर्नल को, वो किसी भी फील्ड में दिया जा रहा है, जर्नल तो वही है, उसकी क्वालिटी वही है, तो वो हमें वही मिलना चाहिए। अगर वो हाईएस्ट डब्ल्यू है तो हमारा डब्ल्यू एक्सेप्ट हो, अगर एक्स है तो वो एक्स एक्सेप्ट हो। तो इस पे इंशाल्लाह हम एचईसी को लिखेंगे, बात भी करेंगे, और ये कंसर्न है। लेकिन पॉलिसी अभी तक एचईसी की आई नहीं है। जैसी वो पॉलिसी आएगी तो जाहिर बात है वो डिसमिनेट होगा, और उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, वेरी गुड क्वेश्चन। डॉक्टर इशफाक अहमद मिर्जा साहब ऑर्डर कर रहे हैं कि उन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछना है, हमारे चेयरपर्सन है। प्लीज सर, प्लीज। आई वुड लाइक लिखा है सर, ऑर्डर नहीं है उसमें। सर लाइक लिखें, कुछ भी लिखें, हम तो ऑर्डर ही लेंगे उसमें। हमारे लिए हुक्म है सर आपकी बात। सर एक थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न था कि कुछ हमारे दोस्तों ने शेयर किया कि पिछले सिस्टम के अंदर जो मैनेजमेंट साइंसेस था वो सोशल साइंसेस के अंदर इंक्लूड होता था, और जो सोशल साइंसेस के जर्नल थे वो एक्सेप्टेबल थे हमारे लिए भी। लेकिन अब जो है ना वो HDRS के अंदर उन्होंने 8 कैटेगरीज बना दी हैं, जिसमें मैनेजमेंट साइंसेस एक सेपरेट कैटेगरी जो है वो स्टैंड कर रही है। जैसे अभी आपने डॉक्टर अनवार साहब ने एक शेयर किया कि एक ही जो है ना वो डोमेन के अंदर एक जर्नल के डिफरेंट जो है ना वो टाइप के आ रही है कैटेगराइजेशन, किसी में एक्स में, किसी में वाई, किसी में डब्ल्यू, तो हम किसको कंसिडर करें। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने जा रही है कि हम सबसे पहले टाइटल देखेंगे कि वो पेपर का टाइटल क्या है और जर्नल की रेलिवेंसी क्या है, उसके मुताबिक उसकी एक्सेप्टेंस बनेगी। ये एचईसी करने जा रही है। फॉर एग्जांपल मेरा एरिया मार्केटिंग है, तो वो मार्केटिंग स्पेसिफिक जर्नल्स को देखेंगे और उसके बाद मुझे बताएंगे कि मेरा कौन सा पेपर एक्सेप्टेबल है और कौन से नहीं है। क्या कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है HDRS के अंदर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। मैं बिल्कुल इस चीज के हक में भी नहीं हूँ, और हम इसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। इसमें मसला ये होगा कि इसमें फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म और इस तरह की चीजों का खतरा होगा कि आपके पेपर तो जो भी होंगे वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, किसी और के पेपर शायद वो कोई एक्सेप्ट करें कोई एक्सेप्ट ना करें। तो हम किसी इस तरह के सब्जेक्टिव अप्रोच को मानने के लिए तैयार हमें फैकल्टी को नहीं होना चाहिए, और हमें एचईसी को कहना चाहिए, जैसा कि आपने कहा है कि सोशल साइंसेज मैनेजमेंट साइंसेज का जो फैकल्टी मेंबर है, जो रिसर्चर है, वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वो कभी भी आप उसको कंफाइन नहीं कर सकते एक बाउंड्री के अंदर कि आपने यही रिसर्च करना है और इस फील्ड में। हम तो इधर एक फैक्टर लेते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा किसी दूसरे फील्ड का जा रहा होता है। तो यही तो हमारी सोशल साइंसेज की खासियत है। तो सोशल साइंसेज के लिए ये कैटेगराइजेशन इन्होंने बनाई है, हम इसको ऑन नहीं करते, इसको एक्सेप्ट नहीं करते। बेशक अपने वो किसी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट के लिए कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए एक्सेप्टेबल सोशल साइंसेज के जर्नल को होना चाहिए। और जरूरी है, आप देखें एचआर के लोग किस किस तरह के रिसर्च करते हैं।
बिहेवियरल फाइनेंस के लोग किस किस फील्ड में जाके रिसर्च कर रहे होते हैं। तो ये हम इसको लिमिट नहीं कर सकते और हमें लिमिट नहीं करना चाहिए, और हमें ये अप्रोच अपनानी चाहिए HEC को कि मल्टी डिसिप्लिनरी को इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज करने की बजाय। बहुत शुक्रिया सर आपके क्वेश्चन का, और इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं इंशाल्लाह। थैंक यू सर। हमारे फैकल्टी मेंबर हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब, उन्होंने सवाल पूछा है और मैं आपसे सीख के मैं उसका जवाब दूंगा। इज देयर एनी मैकेनिज्म फॉर इक्विवेलेंस लाइक 2y = 1? डॉक्टर साहब इसके ऊपर HEC सोच रहा है और कोई नोटिफिकेशन शायद इशू हो, लेकिन नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। जब तक इशू नहीं हुआ तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी डिस्कस हो रही है। हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं, हमारे बॉस भी हैं, मोहम्मद उस्मान साहब, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब, वो पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट द स्टेटस ऑफ पब्लिकेशंस पब्लिश्ड बिफोर जुलाई 2020? बिल्कुल, जुलाई 2020 से पहले पिछला जो रैंकिंग था वही इन प्लेस है। ये HGRS की वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपकी जुलाई 2020 से पहले के पब्लिकेशन है तो वो पिछले पॉलिसी के अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन ये बात हमने नोट भी किया और करना भी चाहिए कि अगर आपके जर्नल जो पहले HGRS में नहीं था अब है, उसको काउंट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर देखो HEC एक नई पॉलिसी ला रही है, उसके बारे में हमारी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी HEC से, वो PhD एडमिशन पॉलिसी है। इस पे भी इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो हम किसी वक्त बात कर सकते हैं। तो वो पॉलिसी में उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ था, ये पॉलिसी अब अप्लीकेबल जब होगा, जाहिर बात है कमीशन मीटिंग में उसको अगर पास करें तो उसमें काफी अच्छी सारी चीजें भी हैं। लोग ये समझ रहे होते हैं कि पता नहीं क्या ला रहे हैं, किस तरह की पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी को सिर्फ मैं इसलिए कोट करना चाह रहा हूँ, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि किसी एडवर्स इफेक्ट को एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से अप्लीकेबल नहीं होगा। हाउएवर अगर कोई बेनिफिट होगा तो वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को मिलेगा। बेनिफिट की मैं एक मिसाल यहाँ पे दूंगा, जो कि वो पॉलिसी अभी तक पॉलिसी नहीं है, ड्राफ्ट है, लेकिन उसमें ये है कि PhD के स्टूडेंट के जो थीसिस रिव्यू के लिए जाते हैं वो पाकिस्तानी प्रोफेसर भी रिव्यू कर सकेंगे, जो कि पहले सिर्फ एक्सटर्नल इवन इंडिया का भी हो तो रिव्यू कर सकता है, लेकिन पाकिस्तानी बेचारा नहीं कर सकता। तो अब वो उसको उसमें ये अच्छाई आ रही है कि पाकिस्तानी प्रोफेसर भी उनको रिव्यू कर सकेंगे। तो ये एक गुड पॉइंट है, इसका बेनिफिट स्टूडेंट को मिलेगा, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को। और से फॉर एग्जांपल वो कह रहे थे कि कोर्स वर्क बढ़ा रहे हैं तो वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट है तो वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट पे नहीं होगा। तो सिमिलरली इसका हम हवाला देके भी HEC को कह सकते हैं, और मैं कहना चाहिए कि अगर HGRS की वजह से कोई बेनिफिट है फैकल्टी को वो मिलना चाहिए, लेकिन कोई अगर एडवर्स इफेक्ट है तो वो नहीं, उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए एग्जिस्टिंग फैकल्टी या एग्जिस्टिंग रिसर्च पब्लिकेशंस पे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको हमें इस तरह से रेज करने की जरूरत है। लेकिन जनरल जुलाई 2020 से पहले वही प्रीवियस पॉलिसी के मुताबिक आपके पेपर्स एवेल्युएट होने हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। Thank you so much. Participants, we have yet 6 minutes to go. If any of you have questions, so you can please open your mic and ask the question. We have Dr. Adnan Saab with us, we have Dr. Aisha with us, and we have Ms. Mavish Clean with us. Anybody, please, if you have any questions, you can ask. Otherwise, I'll move to Dr. Ishfaq Saab for the closing remarks and note of thanks. तो कोई क्वेश्चन पेंडिंग है या dear participants, you can ask any questions. If any of you have a question, you can open your mic, please. I think Dr. Yad Muhammad Khan Sahab was so clear that nobody has any question. Over to Dr. Ishfaq Ahmed Mirza Sahab for the closing remarks, please. Dr. Yar Muhammad Sahab, thank you very much for acknowledging our request on a very short notice and sharing very valuable insight. HGRS एक न्यू सिस्टम था और अभी तक स्टिल जो है ना वो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं और विद इन द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होती रहेंगी। क्योंकि हम आपसे दो तरह से इन कांटेक्ट हैं, एक एज ए एकेडमिक फेलो और दूसरा एप्टा के प्लेटफॉर्म से। तो हम तो ये कंसिडर कर रहे हैं कि अगर HGRS के बारे में कोई भी इशू आएगा तो उसके जिम्मेदार जो है यार मोहम्मद साहब होंगे। तो आप कंसिडर कीजिएगा हमारे जो सोशल साइंसेस के इश्यूज हैं, डेफिनेटली जो बेसिक साइंसेस के हैं उनके लिए भी ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक एक इशू है कि वो जब किसी जर्नल में पब्लिश करते हैं, वो जब JCR में देखते हैं तो वो हाई रैंक्ड है, लेकिन जब हम HGRS में देखते हैं तो कुछ वो वाई कैटेगरी के अंदर भी हैं उसके अंदर।
तो kindly keep in touch with HEC and try to influence the research policy of HEC to in the favor of especially social sciences faculty members, ताकि हम उसमें पब्लिश करके तो अपने जो प्रमोशन या अपने अपॉइंटमेंट इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सके। थैंक यू वेरी मच, वी विल कीप इन टच, और जो ही अपडेट आएगी तो हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली एक सेशन और रख लें, ताकि जो नई नोटिफाइड सिचुएशंस, अभी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि नोटिफाइड नहीं है ऐसी सिचुएशंस, जब भी नोटिफाइड होंगी हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे एंड वी विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर फ्यू मिनट्स टू गाइड अस फर्दर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। We have a note of appreciation from Dr. Mohammad Ajmal. He is saying thank you to Dr. Mohammad Jahan Saab. We have a note of appreciation from Dr. Aisha Nazish. She is saying that it is very, very informative talk. We have a note of appreciation from Awais Javed Saab. He is also very liking this talk. We have a note of appreciation from Miss Mavish Kaleem Saba. We have also a note of thanks from Ikra Babar. So it means our participants liked your talk very much. We are once again thankful to you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Anwar Saab. Thank you, Dr. Ishfaq Saab, and thank you to the overall faculty members, students, and every participation. It was a great time with you and discussion and fruitful questions. इंशाल्लाह हम इस सिलसिले में राब्ते में रहेंगे और ऐसे इवेंट्स इंशाल्लाह आपसे भी रिक्वेस्ट करते रहेंगे और इंशाल्लाह मिलजुल के चलेंगे। और एप्टा के प्लेटफॉर्म से हम पहले भी सोशल साइंसेस के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और आइंदा भी, बल्कि हम साइंसेस के लिए भी कर रहे हैं। साइंसेस को भी इससे बड़ा फायदा हो रहा है क्योंकि वो वाई कैटेगरी तक आ गए, पहले वो सिर्फ डब्ल्यू में थे। तो हम सब के लिए इंशाल्लाह मिलके, और ये हमारा काम है, इंशाल्लाह हम इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे कोशिश करेंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड इंशाल्लाह वी विल स्टैंड। थैंक यू सर। Thank you, or Allah Hafiz, till we sign up with you once again. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Allah Hafiz.